नमस्कार बंधुओं, आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बाबर ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसको कि मुगल एम्पायर के नाम से जाना गया था। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको दिखाया था वो था भारत में बाबर के द्वारा किए गए प्रारंभिक आक्रमण, उसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से 5 बार आक्रमण करने के बाद भारत को लूट कर बाबर वापस चला गया, लेकिन छठी बार जब आया तो उसने ये निश्चय किया कि अब वो वापस नहीं जाएगा बल्कि भारत में राज्य स्थापित करेगा। और इसी उद्देश्य से उसने 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध लड़ा, उसकी विजय प्राप्त करने के बाद उसने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से भारत में वो मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से उसने मुगल साम्राज्य स्थापित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था और आक्रमण करने के बाद लूट कर वापस चला जाता था। तो उसे इन 5 बार के आक्रमण करने में और लगभग 6 वर्ष के अंतराल में ये ज्ञात हो चुका था कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, भारत के लोग किस तरीके से मतांतर रखते हैं, और जो भारत का शासक है उस समय इब्राहिम लोदी, उसके खिलाफ भी गुटबाजी चल रही है जो कि बाबर के साथ मिले हुए हैं। लिहाजा उसने ये सोचा कि बेहतरीन अवसर होगा कि इस समय हम भारत में अपना राज्य स्थापित करें। और इसी उद्देश्य से लेकर बाबर 12,000 सैनिकों और 700 तोपों के साथ 1525 ईस्वी में पंजाब होते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है। इस समय उसका साथ देने वाले हैं जिन लोगों ने निमंत्रण दिया था बाबर को, आलम खां और दौलत खां लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के ठीक खिलाफ थे। तो जब समाचार मिला इब्राहिम लोदी को कि बाबर पंजाब की ओर बढ़ रहा है, तो अपने 40,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी भी दिल्ली से पंजाब की ओर चल पड़ा। तो दोनों तरफ से सेनाएं चल पड़ती हैं और इसके बाद 12 अप्रैल को पानीपत के मैदान में दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता है। दोनों अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं और लगभग 8 दिन तक, 1 सप्ताह तक दोनों तैयारी करती हैं। और इसमें बाबर जो है वो अपनी रणनीति तैयार करता है और उसके अनुसार मैदान को तैयार करता है, खाइयां खुदवाता है, झाड़ियां लगवाता है और अपने तुलगमा दलों को तैयार करता है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तैयारी के साथ बाबर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। 20 अप्रैल को रात में आंशिक रूप से, मतलब कुछ दल के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इब्राहिम की सेना बहुत सतर्क थी, उसने उस टोली को हरा करके भगा दिया। तो यहाँ पर बाबर ने ये जानना चाहा था, समझना चाहा था कि इब्राहिम लोदी की सेना की स्थिति क्या है। लेकिन 21 अप्रैल को इब्राहिम ने अपनी सेना को लेकर सुबह होते ही आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफा रूमी, दो ये उनके उस्ताद थे जो कि तोपें चलाना जानते थे। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का उपयोग किया था जो भारत में किसी भी युद्ध में पहली बार किया गया था। इसमें तोपों और बंदूकों का उपयोग किया गया था। तो इन दोनों उस्तादों को यह आदेश दे दिया कि आप अपनी तोपों को सही तरीके से लगा लीजिए और चलाइए। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति को अपनाया था और इस तुलगमा पद्धति के बारे में विस्तार से हम बात अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि तुलगमा दल उसने दाएं और बाएं दोनों तरफ लगा रखे थे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की थी। तो जब आक्रमण हुआ, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हो रहा था
और जब इब्राहिम का पक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ा तो महमूद खां, जो कि इब्राहिम लोदी का बहुत ही विश्वास पात्र था, उसने इब्राहिम लोदी को मैदान छोड़कर जाने की सलाह दी कि आप मैदान छोड़कर चले जाइए, युद्ध तो बहुत से, जीवन रहेगा तो बहुत से युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी ने जवाब दिया कि नहीं, बहादुर लोग मैदान छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि मैदान में ही खेत रह जाते हैं। उसने कहा कि अगर मरना भी है तो हम अपने 15,000 सैनिकों, जो कि 15,000 सैनिक लगभग मर चुके थे, तो अगर हमारे सैनिक मर चुके हैं तो हमें भी मरने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ये मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसके बाद बाबर ने और अधिक तेज आक्रमण कर दिया, और जब इब्राहिम की सेना आगे बढ़ी तो तुलगमा दलों ने पीछे से आक्रमण कर दिया, जिससे चारों तरफ से इब्राहिम की सेना गिर गई और इब्राहिम घायल होकर मैदान में गिर पड़ा। अपने 15,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन खून से लथपथ शरीर को जब बाबर उठाता है इब्राहिम लोदी के, तो उसे सलाम करता है और कहता है कि वीर पुरुष, तू मेरा शत्रु है, लेकिन मैं फिर भी तेरा सम्मान करता हूं कि तूने जिस वीरता के साथ युद्ध लड़ा है वो काबिल तारीफ है, लेकिन मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शत्रु को जीवित छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। और ये कहते हुए बाबर इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार देता है। और पानीपत के मैदान में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश करता है और जामा मस्जिद में जाकर के अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। और इसके साथ ही, इस विजय के साथ ही इब्राहिम लोदी का अंत हो जाता है और दिल्ली में बाबर का शासन स्थापित हो जाता है। यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब देखेंगे इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। युद्ध के परिणामों के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहला परिणाम लोदी वंश का अंत हो गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, जो कि मध्यकालीन इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि लोदी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और भारत की सत्ता चुगताई तुर्कों के हाथ में चली गई। बाबर चुगताई तुर्क था। अगली बात, मुगल साम्राज्य की स्थापना। इस युद्ध में विजय पाने से बाबर की कठिनाइयां समाप्त हो गईं। अब उसे अपनी असीम शक्ति और बुद्धि का उपयोग मुगल साम्राज्य विस्तार के लिए करना पड़ा। विलियम रसब्रुक, जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि बाबर की अब कठिनाइयां समाप्त हो गईं और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए करेगा। अगली बात देखिए, भारत में अपार धन जन की हानि हुई। भारत में तमाम इब्राहिम लोदी के सैनिक मारे गए, 15,000 लगभग सैनिक मारे गए थे। अकूत संपत्ति नष्ट हो गई थी और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद बाबर ने अपनी इच्छा अनुसार धन इकट्ठा किया था। तो इस तरीके से बहुत लाभ हुआ बाबर को, मगर भारत छिन्न भिन्न हो गया। अगली बात देखें, हिंदुओं की आशाओं पर पानी फिरना। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, यानी 1192 ईस्वी के बाद बराबर भारत में मुस्लिम प्रभाव बढ़ता गया और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की स्थापना कर दी थी। तो तब से लेकर के बराबर मुस्लिम लोगों का शासन भारत पर था और भारत के जो हिंदू थे वो बड़े बेचैन थे और हर संभव ये अवसर ढूंढ रहे थे कि किसी भी तरीके से मुस्लिम सत्ता कमजोर हो तो वो फिर से हिंदू राज्य स्थापित करें। परंतु बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित कर लेने से हिंदुओं की आशा लगभग समाप्त हो गई, उस पर पानी फिर गया। अगली बात देखिए, पहली बार तोपखाने का उपयोग किया गया। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोपों और बंदूकों का उपयोग किया था। इससे पहले भारत में जितने भी युद्ध हुए थे वो परंपरागत शस्त्रों के द्वारा लड़े जाते थे, जिसमें तीर कमान, भाले, बर्छी, कृपाण, तलवार इत्यादि होते थे। लेकिन पहली बार बारूद का उपयोग किया गया था, तोपखाने का उपयोग किया गया था। अगली बात, बाबर का राजपूतों से संघर्ष अनिवार्य हो गया था। अब
बाबर ने दिल्ली पर तो राज्य स्थापित कर लिया था, दिल्ली से आगरा तक उसको सफलता मिल गई थी, लेकिन उसके आसपास राजपूतों के राज्य हुआ करते थे। तो यदि बाबर को साम्राज्य विस्तार करना है, यदि बाबर को मुगल साम्राज्य सुदृढ़ बनाना है, तो निश्चित रूप से उसे राजपूतों से संघर्ष करना पड़ेगा। ये अब निश्चित हो चुका था। इसके बाद जैसा कि अभी आपको बताया कि राजपूतों से संघर्ष करना पड़ेगा, उसे संघर्ष करना भी पड़ा और अगला युद्ध हुआ राजपूतों के साथ। इसको खानवा का युद्ध कहा जाता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबर ने सुन रखा था कि राजपूताने में राणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली शासक है, लिहाजा बाबर दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के बाद राणा सांगा की ओर देखने लगा था। राणा सांगा समझता था कि बाबर जिस तरीके से 5 बार भारत को लूटकर क्षेत्रों को जीतकर वापस चला गया था, इसी तरीके से वापस चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और 11 फरवरी 1527 ईस्वी को बाबर आगरा से राणा सांगा को हराने के लिए चल पड़ा राजपूताने की ओर। यानी कि फरवरी 1527 में बाबर आगरा से राजपूताना जीतने के लिए चल पड़ा। जब राणा सांगा ने यह समाचार सुना तो उसे मजबूरन तैयारी करनी पड़ी और वो भी अपनी सेना लेकर मैदान में आ गया। मैदान था ये खानवा का मैदान, और यहां पर जब आ गया तो दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। शुरुआत में राजपूतों ने बड़ी तेजी के साथ आक्रमण किया, जिससे कि मुगल सेना तितर बितर हो गई और उसमें निराशा फैल गई। मुगल सैनिकों ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और इसी समय एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर को बताया कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुम्हारी हार निश्चित है, इसलिए युद्ध मत करो। जब बाबर को यह बात पता चली तो बाबर ने तुरंत चरित्र में पवित्रता लाने के लिए शराब छोड़ दी, मदिरा छोड़ दी और मदिरा के जितने पात्र थे उनको बेचकर गरीबों में दान कर दिया और अपने आप को एक सच्चरित्र व्यक्ति बनाने की कोशिश की। इसके बाद बाबर ने अपने सैनिकों के समक्ष जाकर अत्यंत ओजपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उसने कहा, ऐ खुदा के बंदो, हम लोग युद्ध के मैदान में हैं, हम इस्लाम की रक्षा के लिए आए हैं, इस्लाम का विस्तार करने के लिए आए हैं। अगर हम जमा मर्द हैं तो हम बहादुरी के साथ लड़ेंगे और अगर हम नामर्द हैं तो युद्ध का मैदान छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जमा मर्द हैं, हमें युद्ध लड़ना है। अगर हम मर जाते हैं तो खुदा हमें जन्नत देगा और अगर हम जीत जाते हैं तो हम इस्लाम की रक्षा करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए उठो और कुरान की कसम खाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों ने भी बाबर के इस ओजपूर्ण भाषण को सुनकर के उत्साह में आकर कुरान की शपथ ली और ये कहा कि हम अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे और इस्लाम की रक्षा करेंगे, इस्लाम को बढ़ाएंगे। इस भाषण को और इस स्थिति को उस बाबर ने जिहाद का नाम दिया कि हम जिहाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस तरीके से 17 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच 10 घंटे तक भीषण युद्ध हुआ। राणा सांगा की पराजय हुई और राजपूतों को भारी नुकसान हुआ और इस तरीके से बाबर अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। तो बाबर की मुगल साम्राज्य स्थापित करने के बाद ये दूसरी विजय थी जिसमें उसने राजपूतों को नाको चने चबा दिए थे। अब देखेंगे खानवा के युद्ध के परिणाम क्या हुए। परिणाम के रूप में अगर हम नजर डालें तो सबसे पहली बात है कि राजपूतों की शक्ति क्षीण हो गई। राणा सांगा बहुत ही वीर और साहसी सैनिक था राजपूतों का। उसकी पराजय हो जाने से राजपूत निराश हो गए, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। अब बाबर के लिए अवरोध समाप्त हो गया। राजपूताने की तरफ बढ़ने के लिए बाबर के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी, अवरोध था, वो समाप्त हो गया।
अगली बात, हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना समाप्त हो गया। हिंदू राज्य, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदू बराबर प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से मुस्लिम राज्य कमजोर हो तो वापस वो हिंदुओं का राज्य स्थापित करें, ये आशा समाप्त हो गई। इसके बाद राजपूतों की अयोग्यता उजागर हो गई। राजपूत जो कि विभिन्न तरीके से आपस में बटे हुए थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अपनी आन बान और शान की बात तो करते थे लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग आपस में ही करते थे, क्योंकि सोलंकी, चौहान, भदौरिया, सिसोदिया अलग अलग उनके वंश थे और उन वंशों की पवित्रता को लेकर अक्सर झगड़ते रहते थे। अगर राजपूतों में एकता होती तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं, शायद ही ऐसा कोई दूसरा युद्ध हुआ हो जिसका निर्णय अंतिम समय तक तुला में लटका रहा हो। कहने का मतलब है राजपूत वीरता से लड़े परंतु हार गए। इसके बाद विलियम रसब्रुक, जो कि मध्यकालीन इतिहास के बहुत अच्छी जानकार हैं, वो लिखते हैं कि खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध था, निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि खानवा की युद्ध ने राजपूतों की पोल खोलकर रख दी और बाबर को बहुत बड़ी सफलता हासिल हो गई। इसके बाद देखेंगे तीसरा युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। चंदेरी जो है या चंदावर जिसको कहा जाता था, मालवा का बहुत ही प्रतिष्ठित राज्य था। वहां का शासक मेदिनी राय राजपूत था, वो भी राणा सांगा की तरह एक छोर संभाले हुए था। बाबर ने मेदिनी राय के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें उसने कहा कि वो अगर हमारी अधीनता स्वीकार कर लें तो आपको शमशाबाद की जागीर दे दी जाएगी। ऐसा प्रस्ताव बाबर ने भेजा, क्योंकि बाबर बार बार युद्ध नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि दबाव में लाकर भारतीय शासकों को अपने अधीन कर लिया जाए। लेकिन मेदिनी राय ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो ये निश्चित हो गया कि अब बाबर और मेदिनी राय का युद्ध होने वाला है। जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर चंदेरी के लिए चल पड़ा और उसने चंदेरी के आसपास घेरा डाल दिया, चंदेरी के किले के आसपास घेरा डाल दिया और यहां पर भी युद्ध शुरू हो गया और राजपूत वीरता के साथ लड़े परंतु हार गए। भारतीय इतिहास में तमाम युद्धों का जिक्र जब आता है तो हमें अंतिम वाक्य के रूप में यही मिलता है कि वीरता के साथ लड़े परंतु हार गए। ये अत्यंत शर्मनाक स्थिति भारत के लिए रही, लेकिन भारतीयों की जो विविधता थी, भारतीयों के जो मतैक्य नहीं था, जो मतांतर था, उसके कारण बार बार कमजोरी सामने आ जाती थी। सैकड़ों स्त्रियों ने किले के अंदर जौहर कर लिया ताकि मुस्लिम उनकी पवित्रता को नष्ट न कर सकें, उससे पहले ही उन्होंने जौहर कर लिया। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदावर के किले पर बाबर का पूरा अधिकार हो गया और अब देखेंगे कि दक्षिण की तरफ भी उसका विस्तार हो गया। चंदेरी के युद्ध के परिणाम क्या हुए अगर हम देखें तो राजपूतों की अपमानजनक पराजय हुई, एक और पराजय राजपूतों की हो गई और उसने क्या काम किया, उसने भारतीय मुसलमानों को खुश करने के लिए अहमद शाह को चंदेरी का शासक बनाया। चंदेरी अब हिंदुओं के हाथ से निकल चुका था, वहां पर अहमद शाह नामक व्यक्ति को शासक बनाया गया जो कि भारतीय मुस्लिम था और उसने 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष धन देने का वचन दिया बाबर को कि वो 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिल्ली की राजकोष में जमा कराएगा। और अंतिम परिणाम के रूप में देखें तो मुगल साम्राज्य का और अधिक विस्तार हो गया। जिस मुगल साम्राज्य में पहले केवल दिल्ली था, फिर उसमें आगरा शामिल हो गया, उसके बाद फिर खानवा और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल हो गया और उसके बाद अब चंदावर भी उसके क्षेत्र में शामिल हो गया, यानी चंदेरी भी शामिल हो चुका था। इसके बाद देखें घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को। राणा सांगा की पराजय के बाद राणा सांगा का साथ देने वाला व्यक्ति था महमूद लोधी, वो जान बचाकर बिहार की ओर भाग गया। जब बिहार की ओर भाग गया तो उसने वहां पर जाकर अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। जब यह समाचार बाबर को मिला तो बाबर ने अपनी सेना तैयार की
और उसका दमन करने के लिए चल पड़ा। रास्ते में इलाहाबाद, चुनार और बनारस के लोगों ने जैसे ही बाबर की शक्ति को देखा, उन्होंने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि लड़ने का मतलब मिट जाना है, इसलिए उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। एक बार फिर से भारतीयों की कमजोरी नजर आ गई। महमूद लोदी ये देखकर बंगाल की ओर भाग गया और नुसरत शाह की यहाँ शरण ली। बंगाल का शासक इस समय था नुसरत शाह, उसके यहाँ पर जाकर शरण ले ली महमूद लोदी ने। बाबर बिहार को पार करते हुए बंगाल में पहुंच गया और घाघरा नदी के तट पर दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। महमूद लोदी और नुसरत शाह की सेना और बाबर की मुगल सेना, दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। 6 मई 1529 को अफगान पराजित हो गए और नुसरत शाह ने बाबर से संधि करके अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद लोदी का पतन हो गया। तो इस तरीके से घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत गया और अब बाबर का शासन बंगाल तक हो चुका था। घाघरा युद्ध के परिणाम क्या निकले हैं? बिहार पर बाबर का पूरा अधिकार हो गया, अफगानों की पूर्ण पराजय हो गई। अफगान जो कि अब तक बहुत ही शक्ति के साथ लड़ते आ रहे थे, बराबर बाबर को परेशान कर रहे थे, वो शक्तियां पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। बंगाल के नुसरत शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली। बंगाल जो है वो एक तरीके से नुसरत शाह ने अधीनता स्वीकार करने से पूरी तरह से दिल्ली के प्रभाव में आ गया, अर्थात बाबर के प्रभाव में आ गया। और अब एक विशाल क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया। मुगल साम्राज्य का विस्तार देखें तो हिमालय से लेकर के और ग्वालियर तक, और इधर देखेंगे सिंध से लेकर के और बंगाल तक बाबर का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। आपने हमारा वीडियो देखा जिसमें हमने जानकारी दी है कि किस तरीके से बाबर ने 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फिर किस तरीके से उसने खानवा के युद्ध में लड़कर विस्तार किया और किस प्रकार से चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हरा करके दक्षिण की ओर विस्तार किया और अंततः महमूद लोदी और नुसरत शाह को पराजित करके बंगाल की सीमा तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। तो इस तरीके से बाबर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गया, जो कि सदियों तक भारत के लिए मुगल साम्राज्य बना रहा। और अंततः 1857 ईस्वी में जब बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है तो उनको अंतिम मुगल शासक माना जाता है, द लास्ट मुगल के नाम से जाना जाता है। तो 1526 में स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य 1857 ईस्वी तक चलता है और उस साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। तो इस तरीके से आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।